एक बार अभी। हाँ बिल्कुल आई आवाज? जी, अब आ रही है, आ रही आवाज आई? है। हाँ जी, हाँ जी, पुनः आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। सादर आमंत्रित हैं। आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़, आ रही है। आ रही है? अच्छा जी अच्छा, थोड़ा विलंब हुआ और व्यवधान आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा एवं विद्याश्री न्यास के द्वारा आयोजित इस महीनीय कार्यक्रम में समुपस्थित सभी विद्वत वर्ग को नमन करते हुए मैं अपना ये वक्तव्य प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि मैंने अनुभव किया कि ये संगोष्ठी भाषा चिंतन विषयक है, किसी संप्रदाय के विश्लेषण के लिए ये संगोष्ठी संभवतः नहीं है, ना ही उसके तात्विक विश्लेषण के लिए, ना ही उसके वर्णन प्रधान और विशिष्ट रचना प्रधान तत्वों को लेकर के है। इसलिए मैं केवल इस बात पर अपने को केंद्रित कर रहा हूं कि ध्वनि सिद्धांत में भाषा चिंतन के कौन से आयाम थे जो हमारी भाषा को विभिन्न स्थितियों में समझने का, उसे अनुभव करने का, उसे व्यापकत्व प्रदान करने का सदैव प्रयास करते रहे हैं। एक तरह से जो हमारे विभिन्न काव्य शास्त्रीय संप्रदाय हैं, वे सब भाषा और अर्थ के तल्प पर ही अपने चिंतन को प्रकट करते रहे हैं और उनका ये लक्ष्य ही रहा है कि कैसे हम भाषा के अंतरलोकों में प्रवेश करें और उन तत्वों को समझें कि जिनसे हम किसी रचना या किसी भाषिक व्यवहार के द्वारा अपने को अधिक समृद्ध और अधिक रसवान स्थिति में अनुभव कर सकें। इस रूप में भाषा चिंतन सतत चलता रहा है। मनुष्य ने ही भाषा को अर्जित किया। एक बहुत छोटी सी परिभाषा में भाषा की पढ़ रहा था और उसमें ये कहा गया कि हमारी मानसिक ऊर्जा का रचना में स्तुतिकरण भाषा होती है। अपने को व्यक्त करने के लिए जो ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा है, वो शब्द के माध्यम से जब प्रकट होने लगती है तब भाषा बनती है। ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा दो स्तरों पर काम करती है। एक तो ध्वनि के स्तर पर काम करती है और दूसरे उसके भीतर निहित जो पूरा संसार है, जो अनुभूतियों का, अनुभवों का जो व्यापक को लेकर के जब हम भाषा चिंतन पर बात करते हैं तो पहली बात तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि ध्वनि ही वह मूल है जहाँ से भाषा विस्तृत होती है और भाषा अपने स्वरूप को प्राप्त करते हुए हमारे लिए व्यवहार के धरातल पर स्पष्ट होती है। ध्वनि शब्द इस तरह से हमारे लिए एक व्यापक अर्थ व्यंजना लेकर के आता है कि ध्वनि केवल शब्द की ध्वनि नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न व्यवहारों, विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न संदर्भों की ध्वनि भी उसमें कैसे प्रकट होती है भाषा में, इसको लेकर के ये चिंतन होना चाहिए कि ध्वनि सिद्धांत ने कैसे भाषा के मूल से लेकर के भाषा के व्यवहारिक पक्ष तक और भाषा के रचनात्मक पक्ष तक विचार किया है। तीन बातें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं। एक तो भाषा का उत्स, दूसरा भाषा का व्यवहार और तीसरा भाषा की रचनात्मकता। इन तीन स्तरों पर कैसे ध्वनि सिद्धांत ने बात की है और उसे किस तरह से प्रस्तुत किया गया है,
तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा था कि वाक ज्ञान अत्यंत निपुण भाव पार न पावे कोई। ये जो वाक का ज्ञान है ये बहुत गहन रहस्यमय लोक वाला ज्ञान है, इसको जान पाना संभव नहीं है। लेकिन हमारे विभिन्न संप्रदायों में जो भाषा चिंतन किया गया वह वस्तुतः यही कार्य करता रहा कि इस अत्यंत निपुण भाव में कैसे भाषा की विभिन्न छवियों को, विभिन्न प्रवृत्तियों को और विभिन्न प्रकार की उसकी मुद्राओं को स्पष्ट किया जा सके। इसलिए ध्वनि सिद्धांत जब अपने तरह से बात करता है तो वहां ये स्पष्ट होने लगता है कि ध्वनि केवल एक रचना के स्तर पर नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व के स्तर पर प्रकट होने वाला सिद्धांत है। ध्वनि का संबंध रचना, व्यक्तित्व और उसके विभिन्न प्रकार के संदर्भों से जुड़ा हुआ है। काव्यासात्मा ध्वनिरिति बुधर्य समन्नाथ पूर्वो तस्याभावे जगदुर्परे भास्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचाम स्थितिमेव विषये तत्त्वमूचस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीयते तत्स्वरूपम। यह आनंद वर्धन के पूर्व जो ध्वनि पर विचार संभव हुआ था उसमें ये कहा गया था, इस तरह से कहा गया था। और इस संप्रदाय में ये बात स्पष्ट होती है कि भाषा केवल ध्वनि विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। भाषा अपने व्यवहार में वाक् संरचना, उसके संप्रेषण और उसकी प्रभाववादिता पर अनेक कोणों से विचार करने वाली है। और ध्वन्यालोक ने इसी पर विचार किया है। 3 चीजों पर विचार किया है ध्वन्यालोक में: वाक् संरचना, उसके संप्रेषण और उसकी प्रभाववादिता पर। इन विचारों का उपभ्रमण एवं उनकी निष्पत्तियों को नवीन आलोक में परखने के लिए आनंदवर्धन ने एक सुस्पष्ट और सुदृढ़ आधार भूमि के रूप में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्याकरण के स्फोटवाद के उपरांत शब्द संदर्भित जो ध्वनियां सन्निकर्ष हैं उनकी ध्वनि सिद्धांत में विस्तार से चर्चा है। इनका तात्पर्य यह है कि भाषा की समक्ष शक्तियों की समाहारी चर्चा इस सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। इस चर्चा के केंद्र में काव्य भाषा यद्यपि अधिक स्थान घेरती है, लेकिन भाषा के अन्य रूपों को भी इसमें समाहित किया गया है। ध्वनि, वर्ण एवं शब्द पर ध्वनि संप्रदाय वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डालता है। स्फोट के विषय में यह कहा गया कि पूर्ववर्ती वर्णों के अनुभव से युक्त संस्कार के आधार पर अंतिम वर्ण के अनुभव द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति होना स्फोट का आधार चिंतन है। पूर्व वर्णानुभव वाहित संस्कार सचिवेन अंत्य वर्णानुभवेन अभिव्यंजते स्फोट। स्फोट के विस्तार में भाषिक विवृत्तियों का अनुशीलन ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत नवीन उद्भावनाएं प्रस्तुत करके ध्वनि की विस्तृत मीमांसा करता है। स्पष्ट है कि ध्वनि के भाषा बनने की संभावना पर विचार करने के अनेक आयाम ध्वनि संप्रदाय में प्रकट होते हैं। ध्वनि वर्ण के कलन से लेकर आधुनिक स्वनिम चिंतन तक की आधार भूमि ध्वनि सिद्धांत निर्मित करता है। ध्वनि के कलन और आधुनिक स्वनिम चिंतन तक के सिद्धांतों की निर्मिति करता है। क्रम क्रम उच्चारित होते हुए वर्णों में अर्थ का वाचक पहला है या दूसरा या तीसरा ये कहना कठिन है। अंतिम अर्थ की अभिव्यक्ति करता है पर अकेला नहीं। जब पूर्वगामी वर्णों का क्रम विद्यमान हो तभी, क्योंकि क्रम में उच्चारित होते हुए वर्ण उच्चारोपरांत नष्ट होते रहते हैं। समुच्चय का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, अतः अंतिम वर्ण के साथ पूर्वोच्चरित वर्णों के संस्कार से अर्थ का प्रस्फुटन होता है। यही स्फोट है और स्फोट को प्रकट करने वाला वर्णों का उच्चारण ध्वनि है। इस निष्कर्ष से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि को अर्थवती बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया का और उसके व्यवहारों का दिग्दर्शन स्फोट के अगले चरण के रूप में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ही विवेचित किया गया है।
ध्वनि संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका शब्द और अर्थ की तलाश में निरूपित की जा सकती है। ध्वनि एक जैविक प्रक्रिया है। उच्चारण अवयवों के स्पर्श स्पंदन का परिणाम है, जबकि शब्द निर्मित उसमें अर्थ आरोपित करने की प्रक्रिया मानसिक ऊर्जा के विक्षोभ विवर्तन का परिणाम है। जैसा मैंने कहा था कि ये मानसिक ऊर्जा ही भाषा का आधार बनती है, तो दो चीजें यहाँ स्पष्ट होती हैं। एक तो ध्वनि जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरा, जो मानसिक ऊर्जा का विक्षोभ और विवर्तन होता है वह वैचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मनुष्य की मानस जात सृजन शक्तियों ने ही भाषा वितान रचा और उसमें अर्थ का संधान किया। शब्द और अर्थ की यह संरचनात्मक सहचेष्टा इतनी संश्लिष्ट होती गई कि दोनों को विलगाना असंभव सा हो गया। अनेक तरह से इस संश्लेष को अनेक प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। कहीं जल और जल की लहर के अभेद में और कहीं अर्धनारीश्वर शंकर के स्वरूप में संश्लेष को व्यक्त किया गया। मनुष्य के अनंत विचारों, अनंत अनुभवों और अनंत संवेदना सूत्रों को भाषा की सीमित शक्तियों में संकेंद्रित करना कठिन कार्य है, किंतु एक बड़ी विस्तृत सीमा तक मनुष्य ने अपने आभ्यंतर को अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस हेतु उसे भाषिक स्तर पर अनेक अर्थभंगिमाओं का समारोपण शब्द में केंद्रित करना पड़ा। कम से कम काव्य जैसी सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्रणालियों में शब्द और अर्थ की शक्तियों का समुच्चय भाषा के अपार संसार की ओर ही संकेत करता है। शब्द और अर्थ का बल लेकर ही ध्वनि काव्य का सृजन करता है। तुलसी बाबा ने कहा, कभी अर्थ आखर बल साचू, कवि इस संघर्ष में सतत संलग्न रहता है कि वह शब्द की सच्चाई अपने अनुभवों को संपूर्णता में संभव कर सके, किंतु ऐसा वो कर नहीं पाता है। अज्ञे ने अपनी एक कविता में इस सत्य को उजागर किया है। वे शब्द में अपने सत्य को अभिव्यक्त करने की चेष्टा निरंतर कर रहे हैं, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाते हैं। वो कोई ऐसा विस्फोट करना चाहते हैं जिससे शब्द और सत्य एकाकार होकर प्रकट हो सके। कवि अपनी भाषा को पालने की एक सहज छटपटाहट पालता है। इस स्तर से ही शब्द शक्तियों की परिकल्पना उदित होती है। ध्वनि संप्रदाय ने इन शक्तियों का सांगोपांग अनुशीलन किया है और उनकी प्रतिष्ठा का बहुस्तरीय विवेचन भी किया है। जिस प्रकार वर्णों के अलग अलग उच्चारण से अर्थ प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार काव्य में सामान्य वाच्यार्थ से उसका मर्म स्पर्शी अर्थ प्रकट नहीं होता। इस अर्थ को वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के बाद प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना है और व्यंग्यार्थ की विशेष स्थिति ध्वनि द्वारा प्राप्त होती है। यह ध्वनि अनुरणन है। ध्वन्यात्मक आलोचन में ध्वनि को घंटा ध्वनि से उपमित करते हुए स्पष्ट किया गया है। एवं घंटानाद स्थानीय अनुरणनात्योप लक्षितः व्यंग्योर्थः ध्वनिरिति व्यवहृतः। घंटे पर चोट करने से जैसे मधुर से मधुर झंकार टंकार के बाद क्रमशः निकलती है, वैसे ही सहृदय के मन में किसी युक्ति के उपरांत जो अर्थ का भास होता है वह झंकार की ध्वनि के समान है। यह झंकार अनेक विवर्ती अनुनादों का सृजन करने वाली होती है। इसी रूप में अर्थ के अनुनाद शब्द के माध्यम से प्रकट होते हैं। शब्दों में सन्निहित अर्थ की जिस प्रतीक संरचना के माध्यम से अपना असर निर्धारित करता है वह एक बिंब रचनागत प्रणाली है। एक तरह से शब्द बिंबात्मक प्रत्ययों के माध्यम से अर्थ संप्रेषित करता है। कवि प्रतिभा अपनी अनुभूति को प्रकट करने के लिए परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के विभिन्न स्तरों से विभिन्न काव्य भाषा का प्रयोग करती है। चेतनागत बिंब वैखरी के स्तर तक आकर मुकम्मल काव्य भाषा का स्वरूप निर्धारित कर लेते हैं। प्रत्येक रचना अंततोगत्वा भाषा में न केवल अपना अस्तित्व निर्धारित करती है, बल्कि उसका समस्त संप्रेषण व्यवहार भी भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। रचनाकार के आंतरिक अर्थगत क्षमताओं का संसार खुलने लगता है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि का संबंध अलंकार और वस्तु ध्वनियों से है। इस रूप में भाषिक स्तर पर ध्वनि
भाषा के बाह्य व्यक्तित्व की भी पड़ताल करती है। चूंकि ध्वनि सिद्धांत काव्य भाषा के विश्लेषण में संलग्न था, अतः उसमें भाषा के अर्थगत स्तरों पर विस्तार से चर्चा की गई है। हिंदी के आचार्य कवियों ने भी ध्वनि सिद्धांत को अपने ढंग से प्रतिपादित किया। हिंदी के इन आचार्य कवियों ने यद्यपि संस्कृत काव्य शास्त्र का आधार ग्रहण किया है, किंतु वे प्रयत्न में भी संलग्न रहे हैं कि इन सिद्धांतों में कुछ नावीन्य भी प्रस्तुत हो सके। कुलपति मिश्र ने ध्वनि सिद्धांत को काव्य पुरुष की तरह स्पष्ट किया। वे कहते हैं कि शब्दार्थ उसका शरीर है, व्यंग उसका प्राण है, गुण और अलंकार आभूषण है तथा दोष दूषणों के समान है। उनके इस कथन से स्पष्ट होता है कि व्यंग प्रधान उत्तम काव्य व्यंग वाच्य समान मध्यम काव्य होता है। यह समूचा आख्यान काव्य भाषा पर ही आधारित है। भाषा के आंतरिक लोक के वैभव को व्यंग और व्यंजना की तीव्रता और उसकी वेधकता को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। यह शब्द के माध्यम से अर्थ के बहुस्तरीय व्यापकत्व का ही बखान है। भाषिक स्तर पर ध्वनि सिद्धांत में अभिधा पर विशेष दृष्टिपात किया गया। अभिधा को काव्य में के संप्रेषण में अधिक सहज माना गया। महाकवि देव ने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को एक दूसरे से संगठित मानते हुए अभिधा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को एक माना है। इस रूप में भाषा की संश्लिष्टता को अनावृत करने का प्रयत्न ध्वनि विषयक चिंतन में गहराई से संभव हुआ है। यद्यपि भाषा चिंतन अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य तथा रस सिद्धांत के अंतर्गत भी किया गया, किंतु ध्वनि सिद्धांत भाषिक शक्तियों के विवेचन पर अधिक आयामों वाला है। आज अनेक तरह से भाषा के विश्लेषण आधारित अध्ययन वैश्विक स्तर पर संपन्न हो रहे हैं और हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य गाहे बगाहे इस अध्ययन से प्राप्त होते रहते हैं। किंतु यह निर्भ्रांत रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय मनीषा ने जो भाषा विषयक सिद्धांत निरूपित किए हैं वे सभी समय प्रासंगिक रहेंगे और उनकी छाया में ही नए सिद्धांतों का आविष्करण विद्वान जन करते रहेंगे। इस रूप में ध्वनि सिद्धांत ने जहां भाषा के ऊपरी स्तर की विवेचना की है, वहीं उसने भाषा के उन आंतरिक लोगों को भी इसमें विवेचन का विषय बनाया है जो हमारी काव्य रचना प्रक्रिया से भी संबंधित हैं और काव्य के प्रभाव को परिलक्षित करके भी जिनका विवेचन किया गया है। एक तरह से ध्वनि सिद्धांत में भाषा के संपूर्ण स्वरूप, उसकी रचनात्मकता और उसकी व्यवहारिकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ध्वनि सिद्धांत व्यंग पर आधारित था और वक्रोक्ति भी व्यंग का आधार लेकर के चलती है। वक्र कथन जहां होता है, एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत वक्रोक्ति भी कहीं ना कहीं ध्वनि सिद्धांत के आधार पर ही आगे बढ़ती है। औचित्य सिद्धांत में यह है कि इन सब को समाहित करके उचित अवस्था में प्रस्तुत करने पर ही भाषा का सही विश्लेषण, भाषा का सही संबोधन और भाषा का सही संप्रेषण संभव हो पाता है। इस रूप में भारतीय भाषा चिंतन के सब तहत ये कहा जा सकता है कि यद्यपि हमारे संप्रदायों में काव्य भाषा, नाटक आदि को लेकर के गहन विमर्श किया गया है, किंतु ये विमर्श भाषा के अनेक परिपार्श्वों से संबंधित विमर्श ही रहा है और भाषा के बिना रचना संभव नहीं, भाषा के बिना व्यवहार संभव नहीं। इसलिए भाषा की अनंत जो प्रक्रियाएं हैं, उस अनंत प्रक्रियाओं को पकड़ने का उपक्रम इन संप्रदायों के माध्यम से होता रहा। ध्वनि सिद्धांत भी इसी रूप में भाषा की बिंबात्मक, भाषा की प्रतीकात्मक, भाषा की चिंतनात्मक और भाषा की बाह्य जो उच्चारणगत क्षमता है उसका विवेचन भी हमारे ध्वनि सिद्धांत में संभव हुआ है। मुझे श्री दयानिधि मिश्र ने और विद्याश्री न्यास से जुड़े हुए विभिन्न विद्वानों ने जो ये अवसर दिया यहाँ बोलने का, उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ और आप सबके लिए भी पुनः पुनः कृतज्ञता।
धन्यवाद प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी। निश्चित रूप से ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और भाषा चिंतन के लिए ध्वनि सिद्धांत के बिना, या यूं भी कहूं कि भाषा की समस्त इकाइयां जो है वो निश्चित रूप से ध्वनि सिद्धांत के आधार पर ही पूरी तरह से केंद्रित होकर चलती हैं। धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति हैं। वे रीतिवादी परंपरा में भाषिक विमर्श के संदर्भ में अपने विचार हमारे मध्य रखेंगे। आदरणीय प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी,